नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीबीटी मीटिंग को लेकर के। सीबीटी मीटिंग में जो है क्या कुछ निर्णय जो हुआ, क्या कुछ इसमें दोस्तों बातें कही गई। खास तौर पे ईपीएस 95 पेंशनर जो थे उनको बहुत सारी उम्मीदें थी। वो उम्मीदें उनकी कुछ हद तक पूरी हुई या नहीं हुई, स्पष्ट रूप से हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। डॉक्टर मानसुख मांडविया ने ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में सीबीटी की जो है 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। सीबीटी ने ब्याज गणना, स्वास्थ्य, निवेश को कोष प्रबंधन से संबंध महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को लाभ पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं को और सरल बनाने की जो पहल अपनाई गई। सीबीटी ने पीयूष प्रायोजिकता इनवाइस आरटीआईएस द्वारा जारी इकाइयों में निवेश के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी गई। केंद्रीय एवं श्रम, रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मानसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री तथा सीबीटी ईपीएफओ की उपाध्यक्षा सुश्री करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार सचिव तथा सीबीटी ईपीएफओ की सह उपाध्यक्ष सुश्री सुमिता डावर और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सदस्य सचिव श्री रमेश कृष्णमूर्ति भी उपस्थित थे। बोर्ड को सीबीटी की पिछली बैठक के बाद से ईपीएफओ द्वारा कई प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा जो है 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे आवास, विवाह और शिक्षा के लिए अग्रिम राशि पर लागू किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 1.15 करोड़ दावों को ऑटो मोड में निपटान किया गया। बोर्ड ने इस तथ्य की सराहना की और नवंबर 2024 में अस्वीकृत अनुपात घटाकर 14% हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ईपीएफओ ने 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि के 4.45 करोड़ दावों का निपटारा किया। चालू वित्त वर्ष में 1.57 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3.83 करोड़ दावों को निपटारा पहले ही किया जा चुका है। सीआईटीसीएस 2.01 परियोजना के कार्यान्वयन के साथ ईपीएफओ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अपग्रेड कर रहा है। परियोजना 2.01 के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम का नया संस्करण लागू किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दावा निपटाना प्रक्रिया और सरल हो जाएगा और नया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल यूएन आधारित लेखा जोखा जो है वो सक्षम करेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक सदस्य खाता प्रणाली होगी, जिसके दावे का निपटान सदस्यों के लिए दोस्तों परेशानी कम होगी। सुधार एजेंडे की आगू को बढ़ाते हुए सीबीटी की बैठक के दौरान बोर्ड द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय कुछ प्रमुख हैं। सीबीटी ने ईपीएफओ योजना 1952 के पैराग्राफ 60 में एक महत्वपूर्ण बात को संशोधन को मंजूरी दी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार महीने की 24 तारीख तक निपटारा किए गए दावों के लिए ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक किया जाता था। अब निपटान की तारीख तक सदस्य को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे सदस्य को वित्तीय लाभ होगा और शिकायतें कम होंगी। अब सदस्य को ब्याज की हानि से बचाने के लिए ब्याज वाले दावों को 25 तारीख से लेकर प्रत्येक महीने के अंत तक संधारित नहीं किया जाता है। इस निर्णय के बाद अब दावों को पूरे महीने जो है संसाधित किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी, समय पर निपटारा होगा और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। यह कुशल, पारदर्शिता और सदस्य केंद्रीय सेवा वितरण प्रणाली के लिए ईपीएफओ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सीबीटी को बताया गया कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पहला पायलट अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर में सफलतापूर्वक पूरा हो गया। दूसरा पायलट नवंबर 2024 में 20 अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किया गया, जिसमें 8.3 लाख पेंशन भोगियों को 195 करोड़ रुपए की वितरण किए जा चुके हैं। सीपीएस को ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजनाओं की सीआईटीएस 2.01 के हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जाना है, जिसकी लक्षित परिचालन तिथि 1 जनवरी 2025 है। इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएफओ पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिससे भारत में भर में सुव्यवस्थित पेंशन संवितरण पेंशन भोगियों को देश भर में किसी भी बैंक या शाखा में अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देना, दावा पंजीकरण में तेजी लाना और सत्यापन उपक्रम प्रस्तुत करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। सीबीटी ने 28/4/2021 के जीएसआर 299 के माध्यम से एडीएड लाभों को विस्तार को 28/4/2024 को पूर्णव्यापी
प्रभाव से अनुमोदित किया। इससे न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख तक का लाभ मिलेगा। ईपीएफओ सदस्य के निर्बल लाभ सुनिश्चित करने के लिए 6,385.74 करोड़ रुपए से अधिक संकेत देने वाली एक्चुअल मूल्यांक द्वारा समर्थित को जो मंजूरी दी गई। बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफओ की 71वीं वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। साथ ही केंद्र सरकार के माध्यम से सांसद के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश भी की गई। सीबीटी ने ईपीएफओ अंशदान केंद्रित संग्रह के लिए बैंकों के पैनल को मापदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इसमें आरबीआई के साथ सूचीबद्ध सभी एजेंसियां बैंक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त सीबीटी ने अन्य सूचित वाणिज्य बैंकों के पैनल को भी मंजूरी दे दी गई है। आरबीआई एजेंसी बैंक नहीं है, लेकिन कुल ईपीएफओ के संग्रह का न्यूनतम 0.2% इस मापदंडों को पहले के 0.5% शिथिल कर दिया गया है। यह पहल व्यापार करने में आसानी और सेवा प्रदान करने में आसानी दोनों को बढ़ाएगा। पैनलबद्ध बैंकों के द्वारा संग्रह ईपीएफओ को T+1 आधार प्राप्त होते हैं, जबकि एग्रीगेटर मोड में ईपीएफओ के साथ सूचीबद्ध बैंकों के लिए नहीं माध्यम से टी संग्रह 2 आधार प्राप्त होते हैं। सीबीटी ने केंद्रीय सरकार के ईपीएफओ इन्वेस्ट स्कीम 2024 की सिफारिश की। इस पहल का उद्देश्य नियोक्ताओं को दंड या कानूनी सीबीटी के केंद्र सरकार के ईपीएफओ प्रोत्साहन करना है। नियोक्ताओं की ओर से एक सरल ऑनलाइन घोषणा की योजना का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त होगा। स्वैच्छिक अनुपालन के लिए सीमित अवधि प्रदान करने की इस योजना का उद्देश्य अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है। यह एनमोस्टी योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को नौकरी की औपचारिकता के प्रोत्साहन करने के लिए दोस्तों केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कार्यान्वयन का समर्थन करेगी। यह उम्मीद किया जाता है कि छोटे प्रतिष्ठान। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, बात क्या किया जाए। सीबीटी मीटिंग में अगर हम सही कहें तो ईपीएस 95 पेंशनरों को जो उम्मीद थी वो धरी की धरी रह गई। इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ। जितने पुराने काम जो पहले से वीडियो में हम लोग चला रहे थे उसी कामों को दोस्तों गिना दिया गया। और सीबीटी की बैठक अगर हम सही कहें तो बिल्कुल निष्पक्ष और ईपीएस 95 के पेंशन के अंतर्गत चाहे हायर पेंशन का मामला हो या मिनिमम पेंशन का मामला हो दोस्तों, इसमें कुछ भी काम नहीं किया गया। ये बस देखने और दिखाने के लिए कि मीटिंग जो है रखी गई थी, क्योंकि आने वाले टाइम में चुनाव था। और चुनाव के पहले अगर ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स थे वो सरकार से नाराज़ हो जाते और ये मीटिंग पहले दिखा दी जाती तो दोस्तों नतीजों में फेरबदल हो सकता था। इसलिए सीबीटी में जो मीटिंग का है 30 को रखा गया और इसके बाद इसमें क्या कुछ हुआ ये आप लोगों ने देखा ही। फिलहाल दोस्तों लंबा चौड़ा जो लेख है ये प्रकाशित कर दिया गया है। अब अगर देखेंगे तो ये 2 से 3 पृष्ठ में आता है। अब इसमें हम क्या ही बात करें, इसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सी बातें मैं तो पढ़ दे रहा हूँ लेकिन मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही है। फिलहाल दोस्तों हमारी लड़ाई ऐसी ही रहेगी।